टेम्परेचर को ना एक टाइम के बाद थोड़ा सा नॉर्मल कर देना, बहुत ठंडी हो रही है। आप आए तो बाहर आई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते 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 मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को देख के जेन्युइनली दिल से मन खुश हो जाता है। हालांकि मैं अभी अभी एक क्लास लेके आई, बहुत लंबी क्लास थी वो, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की, लेकिन आप लोग की क्लास में गाना याद आ रहा है आप लोग को देख के कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने तो जेन्युइनली बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। चाहे चाहे कितनी भी क्लास लेके थकान होती है ना, फिर भी एक पता नहीं अलग लेवल का पता नहीं प्यार, और ऑफ कोर्स ये प्यार ही तो है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप अलग से पता नहीं कहां से जोश आ जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को क्या नजर आ रही है, आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम, आप लोगों को मेरा नमस्कार। और बेटा हम शुरू करने जाते हैं आज का लेक्चर नंबर 10, और बस लेक्चर नंबर 10, बस ये आखिरी लेक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। आज थोड़ी सी क्लास बेटा इसीलिए शिफ्ट हो गई क्योंकि ना आज हमारा वो थोड़ा सा एक लेक्चर जो था वो लंबा खिंच गया था, उसके लिए माफी बेटा कि थोड़ा 10 मिनट मैंने आपका लेक्चर लेट स्टार्ट करवाया, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में था, तो मेरे को चाहिए था थोड़ा 20-25 मिनट का बेटा ब्रेक हो जाए, नहीं तो लगातार बोलना पड़ता है ना। और आज बेटा हमें क्या करना है, आज हमें वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे, और बेटा हमें करना है आज डिसऑर्डर्स, और हमें करनी है बेटा अपनी तपस्या, जिससे आपको नहीं रहेगी कोई समस्या, क्योंकि आज हम करेंगे PYQs। इस तपस्या में करेंगे बेटा PYQ, जो हमारे नए नए सपोले हैं और जो स्पैमर्स हैं उनको भी बता देती हूँ ताकि उनको स्पैमर्स को स्पैम करने में मजा आए, तो PYQs और बेटा अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम करते हैं, ऑलमोस्ट हम टोटल 70-75 क्वेश्चंस करेंगे PYQs को मिला के, मजा आने वाला है बेटा, तपस्या सीरीज होने वाली है नंबर 2। और बेटा बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। हाय एक स्लाइड डिलीट हो गया है बेटा, वो है समाप्ति एक्सप्रेस वाला स्लाइड, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हैशटैग करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस की शुरुआत, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस हम करते हैं बेटा पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन। कुर्सियों की पेटी कृपया करके बांध ली जाए, कुर्सियों की पेटी कृपया करके बेटा बांध ली जाए, और नोटबुक बंद कर लिया जाए, बुक बंद कर लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ कान खुले रहने चाहिए बेटा, कान खुले रहने चाहिए, और बिल्कुल बेटा अटेंशन के साथ में आपको सुनना है, ठीक है। चलिए जी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, और हमने एक बहुत बढ़िया डायग्राम पढ़ा था, जो आई होप आप लोगों को बेटा, मैंने बहुत मेहनत की थी कल की क्लास में, मतलब इतनी मेहनत आप लोगों को मल्टीपल तरीके से एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से रिलेटेड। तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ा था। सबसे पहले मैं वही चीज आपको बताती हूँ कि मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हमने 3 तरीके से पढ़ा था, एक होता है डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, एक होता है मैम RBC में हीमोग्लोबिन से बाइंड करके, और एक होता है मैम RBC के अंदर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो जैसे बेटा हम यहाँ CO2 को डायरेक्टली एक तो बेटा टिश्यू से प्लाज्मा में डिसॉल्व कर देते हैं, CO2 को बेटा लेके जाते हैं हीमोग्लोबिन से बाइंड कराते हैं, और बेटा बनाते हैं HbCO2। आपको पता है ना टिश्यू में जो ये CO2 था, ये HbO2 को अलग करने के भी काम में आता है ना, याद है। ये जो HbO2 यहाँ पे था बेटा, इसको तोड़ने का काम ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्योंकि HbO2 बेटा टूटता है यहाँ पे CO2 की मदद से, क्योंकि CO2 ने अपना बदला निकाला। जब लंग्स में बेटा आप देखते हो तो लंग्स में बिल्कुल उल्टी चीज हो रही होती है, लंग्स में HbCO2 को ऑक्सीजन तोड़ रहा होता है ना। अच्छा एनीवे CO2 बेटा यहाँ पे आती है और बनाती है H2O के साथ मिलके H2CO3, और H2CO3 को बनाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम आता है, और H2CO3 को बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट में डिवाइड कर देती है, तोड़ देती है। बाइकार्बोनेट बनता तो RBC के अंदर है, बट जब इसे ट्रैवल करना होता है तो यह हमेशा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही ट्रैवल करती है, यह हमेशा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही ट्रैवल करती है। यस मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, यस ये बेटा प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर ट्रैवल करती है, लेकिन जब इसे वापस से लंग्स में CO2 में कन्वर्ट होना होता है तो ये वापस से RBC में जाती है और उल्टी दिशा में बेटा रिएक्शन को कंटिन्यू करती है।
70% as bicarbonate, 7% it dissolved directly in the plasma, and बेटा 20 से 25% या 23% अप्रोक्सीमेटली as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटा एक और बहुत मजेदार बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई जो जो फैक्टर्स आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में काम में आते हैं, वही सारे फैक्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट हीमोग्लोबिन से कराने के काम में आएंगे। आपके लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, हाइड्रोजन आयंस कम, टेम्परेचर कम, ये सारे फैक्टर्स जो आपके बेटा लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के प्रेम को बढ़ाते हैं, ये सारे फैक्टर्स वही फैक्टर्स हैं जो CO2 को हीमोग्लोबिन से जुदा करने के काम में आते हैं। इन द सेम वे बेटा जो आपके टिश्यूज में जितने सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जुदा कर रहे होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के काम में आते हैं। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बट अनफेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। ये बात याद आ गई, ये बात याद आ गई, यस एवरीवन। यहां तक तो मैम कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। और इसको बेटा हमने कई घंटों तक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। चाहे तुम बेटा ये नॉर्मल सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, चाहे बेटा तुम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो, चाहे फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हो, चाहे फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हो, ये जो भी ब्रीदिंग बेटा हो रही होती है, धन्यवाद भैया, बस मैं आपको दे देती हूँ 2 मिनट, थैंक यू। तो बेटा ये जो तुम नॉर्मल ब्रीदिंग या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे होते हो, इस रिदम को मेंटेन करने के लिए होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अच्छा एक सेकंड, ये जितनी भी बेटा ब्रीदिंग की रेगुलेशन होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें ब्रीदिंग की वो है, रेगुलेशन है। रेगुलेशन होती है 2 प्रकार से, एक होती है नर्वस रेगुलेशन, एक होती है बेटा केमिकल रेगुलेशन या कीमो रेगुलेशन। पहला वाला फ्लो चार्ट थोड़ा सा छोटा सा वैसा बन गया था, इनकम्प्लीट, और लास्ट में मैं जो फ्लो चार्ट बना के गई थी वो कंप्लीट बना के गई थी। आज हमें वहीं से कंटिन्यू करना है बेटा। हमने नर्वस रेगुलेशन में देखा था बेटा 2 चीजें काम में आती हैं, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। देखो मैंने कहा था आपका जो मेन हेडक्वार्टर है, जहां से आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, चाहे आपको फास्ट ब्रीदिंग करवानी हो, चाहे आपको स्लो ब्रीदिंग करानी हो, चाहे आपको डीप ब्रीदिंग करानी हो, चाहे आपको कैसी भी ब्रीदिंग करानी हो, आपको सिग्नल देना पड़ेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, क्योंकि मैम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेन हेडक्वार्टर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेड्यूला में लोकेटेड होता है, हाइंड ब्रेन के, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही मैम मेन ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, रिदम को ब्रीदिंग के कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे फास्ट हो, चाहे स्लो हो, चाहे फोर्सफुल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब मैम न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स रीजन में लोकेटेड होता है, इसका जब भी बेटा सिग्नल आता है तो इसका एक्टिवेशन से इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नोन एज द स्विच ऑफ सेंटर। यह हमेशा इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करता है बेटा, लेकिन डायरेक्टली कम नहीं कर सकता। जब भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल आएगा तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा, जिससे कि इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम होगी, और इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम होगी, टाइम कम होगा, मतलब कि फास्टर ब्रीदिंग हो रही होगी बेटा, फास्टर ब्रीदिंग हो रही होगी, ठीक है। फिर बेटा हमने कहा कीमो रेगुलेशन भी होता है मैम, जिसे केमिकल रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि बेटा कीमो रिसेप्टर्स की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? कीमो रिसेप्टर्स की मदद से। कीमो रिसेप्टर्स आर बेटा द स्ट्रक्चर्स विच आर सेंसिटिव टुवर्ड्स सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी। कैसे केमिकल्स मैम? जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, हाइड्रोजन आयंस ऐसे केमिकल्स है मैम। इन केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको, इनके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है कीमो रिसेप्टर्स। तो बेटा हमें यहां से शुरू करना है। यस एवरीबॉडी, जल्दी से बेटा क्विक रिवीजन हो गया है तो दिल बना दीजिए। आप लोगों ने तो ऑलरेडी बेटा इतने सारे दिल बना दिए हैं। अब बेटा हम यहां से शुरू करें। कल हमने कीमो रिसेप्टर्स का ही तो बेटा एक फ्लो चार्ट बनाया था, बहुत ही प्यारा, छोटा, जग से न्यारा, आपके मैम के जैसे बेटा, बिल्कुल वैसा सा टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत ही इजी बेटा। कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। यहीं से शुरू करें। पता है क्या हो गया है बेटा, इतनी बाहर इतनी प्रचंड गर्मी है ना, बाहर इतनी प्रचंड गर्मी है, चाहे आप गाड़ी में ही क्यों ना बैठो बेटा, गाड़ी भी तो एकदम, गाड़ी तक जाने तक भी मौत आने लगती है बेटा, इतनी गर्मी होती है।
और रूम के अंदर बेटा लोग इतना एसी चला देते हैं कि फिर सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी में बेटा हीट शॉक ट्रीटमेंट हो जाता है हमारा। एक में आपको बायोटेक्नोलॉजी में ना, जब आप 12वीं कक्षा में जाएंगे और मैं ही अगर आपको पढ़ा रही होंगी उस वक्त में, तो एक एक बैक्टीरिया के साथ में हम ऐसा बेटा व्यवहार करते हैं, बैक्टीरिया को हीट शॉक देते हैं, उसको पहले हीट करते हैं फिर आइस, तो आइस हीट आइस, ठीक है, तो आइस पे हीट पे आइस पे हीट पे इतनी बार नहीं कर रहे होते हैं, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं उसको। और क्यों देते हैं पता है? उसके अंदर जबरदस्ती डीएनए घुसाते हैं, बाहर से जबरदस्ती डीएनए घुसाते हैं, इतना उसको शॉक देते हैं कि भैया वो डीएनए ले लेता है, फॉरेन डीएनए। तो पढ़ाएंगे उसको बेटा आगे, है ना। चलो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और एक होते हैं बेटा नंबर 2 पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। मजेदार टॉपिक है बेटा, वो बायोटेक्नोलॉजी ना बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इतना कंसेप्चुअल है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, मजा आ जाता है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स बेटा आपने ऐसा ही बनाया था ना, आपने ऐसा ही बनाया था ना, यस यस। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स में बेटा आपने 2 लिखे होंगे, मैंने कहा था कि इधर आपको 2 चीजों के बारे में लिखना है, एक आपने लिखा होगा एयोटिक बॉडीज और एक आपने लिखा होगा बेटा कैरोटिड बॉडीज। इसके आगे से आज मुझे शायद आपको बताना है, एक आपने लिखा होगा कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडीज। अब मैं आज आपको समझाती हूं, यहीं तक लिखा है एवरीबॉडी, डन 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 डन। एक से पानी पी लूं क्या? हाँ जी, यस एवरीवन। सुनना बेटा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो एनसीईआरटी कहती है कि सुनो, ठीक है, 12वीं कक्षा की बात तो 12वीं कक्षा में होगी, हाँ और क्या, बिल्कुल। पहले तुम पास तो हो जाओगे ना, नाम तो नहीं डुबाओगे मेरा। पता चला कि भैया डब्बा गोल हो गया, ऐसी पढ़ाई की तुमने, ऐसी जबरदस्त पढ़ाई की, 11वीं में सबसे अच्छे नंबर आते हैं भाई। मेरे तो ऐसे, मेरे इतने भी गंदे नहीं आए थे बेटा, लेकिन 11वीं कक्षा के जो स्कूल के एग्जाम्स होते थे तब हमें थोड़ा टफ लगता था, हमारे पास बेटा इतनी अच्छी मैम नहीं थी ना, तो थोड़े से गंदे नंबर आ गए। मेरी जैसी मैम होती तो शायद अच्छे नंबर आते। दूसरों पे इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है कि मैम अच्छी नहीं मिली थी, सर अच्छे नहीं मिले थे मैम, इसीलिए गंदे नंबर आए थे हमारे, ठीक है। एनीवे सुनना मेरी बात, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ये दोनों ही कीमो रिसेप्टर्स बेटा चेंज इन सर्टेन केमिकल्स को डिटेक्ट करती है बॉडी में, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, एनसीईआरटी कहती है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट नियर आरआरसी, ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, नियर आरआरसी, एनसीईआरटी की लाइन है। कितने आए थे 12वीं में? 11वीं में कितने आए थे? 11वीं मेरे 78 या 76 पॉइंट समथिंग आए थे बेटा, सच्चाई है ये, देखो कम आए थे, काफी कम आए थे, मतलब इतने आए थे। अब मेरे परसेंटेज से क्या करोगे बेटा? परसेंटेज ना ऐसे ही समय पे पूछते हैं, बाकी जीवन में आपसे कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा 10वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, उसको फ्लॉन्ट करने का मौका कभी नहीं मिलता है, तो हटाओ बेटा। अभी सुनो यहां बेटा, आप फटाफट से टॉपिक करो, फटाफट से टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, बोला है ये ऐसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास लोकेटेड होते हैं, नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और मैंने क्या बोला बेटा? ब्रेन में ही लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? ब्रेन में लोकेटेड। अच्छा 10th में, अरे तुम मेरी परसेंटेज काहे पूछ रहे हो? बहुत तेज हो रहे हो, हाँ। 10वीं में आए थे मेरे 89.8 और 12वीं में मेरे आए थे 85%, ठीक है। हो गए खुश? कर ली? मजे आ गए? चलो चलो सुनो, मैंने तो डेसिमल में बताया तुम्हें, डेसिमल में, हाँ नहीं तो बेटा यार बस करो यार, कोई कुछ नहीं रखा है बेटा, ये मोह माया है, सिर्फ नीट के नंबर देखना अपने, ठीक है। अभी यार वापस आओ, सुनो यहां सेंट्रल, भाई बहुत बातें कर रहे हो, मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी, चलो आओ यहां, ठीक है। और मैं सही बता रही हूं, तुम में से कई होंगे जो स्कूल में एकदम टॉप करेंगे और फिर नीट में बेटा नंबर नहीं आएंगे, फिर ग्रेजुएशन यहां से कर रहे होगे, वहां से कर रहे होगे। फोकस करो, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है, मस्त मस्त चीजें सीखनी है, अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ना है, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बस ये टारगेट होना चाहिए। दिमाग खोल के रखो, कोई बात नहीं, परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, ठीक है। बस अब मैं नहीं बता रही। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स बेटा, दे आर लोकेटेड
इन द ब्रेन नियर आरआरसी, लोकेटेड इन द ब्रेन। टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं है, बातें करनी है। ब्रेन में लोकेटेड होते हैं बेटा नियर आरआरसी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास लोकेटेड होते हैं, ठीक है। आयोटिक बॉडीज क्या होते हैं बेटा? आयोटिक बॉडीज, अभी देखना बेटा, सुनो मेरी बात बेटा, अटेंशन वापस से देखो, अच्छे बच्चे हो तो बेटा पढ़ाई पे वापस से आ जाओ। ये आयोटा है बेटा। आयोटा क्या होती है? आयोटा बेटा मेन ब्लड वेजल होती है, मेन ब्लड वेजल जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। मैं ये आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगी। आयोटा वो ब्लड वेजल है बेटा जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। आयोटा मैंने ऐसे क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि बेटा आर्क होती है, आयोटा ऐसी ही होती है, आर्क के फॉर्म में होती है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। तो बेटा आयोटा के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं। आयोटा के अंदर भी क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। जरा देखो बेटा, मैं बना रही हूं ऐसे, पिंक कलर के देखो, पिंक कलर के देखो, ये मैंने बनाए हुए हैं। इन्हें बोला जाता है आयोटिक बॉडीज। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर द आयोटिक बॉडीज, दीज आर द आयोटिक बॉडीज। यही वो रिसेप्टर्स हैं बेटा जिन्हें आप आयोटिक बॉडीज बोल रहे हो, जो आयोटा के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही बेटा कैरोटिड बॉडीज होती हैं, जो कैरोटिड आर्टरी, एक होती है कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती है। कैरोटिड आर्टरी के ऊपर नहीं, कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, उन्हें बोला जाता है कैरोटिड बॉडी। सिंपल सी बात है मैम, इसमें कोई लोड ही नहीं है। इसे क्या बोला जाता है मैम? कैरोटिड बॉडीज। यस, ड्रॉ करना है बेटा, बिल्कुल 100% ड्रॉ करना है, 100% ड्रॉ करना है। देखो, आयोटिक बॉडीज आर द कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आयोटा। जितने बच्चों को मेरी कहानी जानने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, आपको एक चीज बताती हूं, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आयोटा। एंड बेटा कैरोटिड बॉडीज आर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वो ब्लड वेजल है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। जिस किसी को भी बेटा जानना है मेरे 10वीं में कितने थे, 9वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे, नीट में कितने थे, आगे मैंने क्या किया, कैसे किया, अर्जुना हमारा एक यूट्यूब चैनल है अर्जुना नीट, शायद अर्जुना नीट पे ही एक वीडियो अपलोडेड है माई जर्नी करके। तो मेरी अभी तक की जितनी भी मेरी जर्नी में आप शेयर कर सकती थी वो उसमें शेयर्ड है। आप वो वीडियो, छोटी सी वीडियो है, आप उसको जरूर देख सकते हो, शायद आपको उसमें से कुछ सीखने को मिले। आज क्लास खत्म होने के बाद, दोनों क्लासेस खत्म होने के बाद वो वीडियो देखना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है, ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है। चलो, डन 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 डन। यस दनीशा बेटा, हैप्पी बर्थडे, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो मैम सबसे पहले तो जो चीज जरूरी थी वो थी इनकी लोकेशन, जैसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की लोकेशन, जैसे बेटा आपकी न्यूमोटैक्सिक सेंटर की लोकेशन, वैसे ही सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स की लोकेशन हमने देख ली, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की लोकेशन हमने देख ली। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि मैम कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो चेंज इन सर्टेन केमिकल्स उनको डिटेक्ट करती है, बट केमिकल का चेंज कहां हो रहा होता है? अब आप थोड़ा सा बेटा अपने इस छोटू से जंग लगे हुए ब्रेन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पे थोड़ा जोर डालिए बेटा, आपको लॉजिकली खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये वाला बताती हूं क्योंकि ये आपको बिल्कुल आसान, रिलेटेबल लगेगा, ये भी आसान है। बेटा आयोटा के अंदर खून बह रहा है या बेटा बताओ पानी बह रहा है? जल्दी बताओ। आयोटा के अंदर बेटा क्या लगता है, कौन सा फ्लूइड है? पानी तो नहीं है ना, इसके अंदर क्या है, ब्लड होगा या नहीं? ब्लड वेसल है ना। और बेटा ये क्या है, कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड आर्टरी है, इसके अंदर भी ब्लड होगा बेटा, आर्टरी है ना, ब्लड वेसल है, तो खून होगा या नहीं? ब्लड होगा या नहीं? या तुम्हारी रगों में वो बह रहा है, क्या बोलते हैं, पानी? ब्लड होगा मैम। अब मैम ब्लड में ही तो हम ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, ब्लड में ही तो CO2 मिक्स करते हैं, ब्लड में ही तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, हाँ या ना? अभी तक पूरी जो कहानी बेटा तुमने पढ़ी है, हाँ हाँ, तुम्हारा कुछ लोगों के पानी है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ, और कुछ लोगों का खाली भी तो है ना, उसी के पानी है, बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेबल है, जिसका ये खाली है उसी का पानी है। अभी सुनो,
ब्लड में ही तो बेटा ये सारी केमिकल्स को डिसॉल्व कर रहे थे, तो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे CO2 हो, चाहे हाइड्रोजन आयंस हो। यानी कि मैम अगर जो आयोटा से ब्लड बह रहा है या कैरोटिड आर्टरी में ब्लड बह रहा है, उसके अंदर कोई भी इन केमिकल्स में, सारे केमिकल्स को डिटेक्ट नहीं करता है बेटा। ये आयोटा के अंदर जो खून है, इसके अंदर अगर बेटा CO2, यहां पे बनाने की जगह नहीं है, CO2 और CO2 के साथ रिलेटेड होता है हाइड्रोजन आयंस। अगर बाय चांस CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेटा आपके ब्लड में चेंज होते हैं, इस चेंज को डिटेक्ट कर सकता है आयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। कहता है एनसीईआरटी की चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन इज डिटेक्टेड बाय द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर नॉट सेंसिटिव। पेरिफेरल या सेंट्रल कोई भी कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते। ऑक्सीजन चाहे बढ़े, ऑक्सीजन चाहे घटे, इन कीमोरिसेप्टर्स को कोई मतलब नहीं है। वो ऑक्सीजन की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते और ऑक्सीजन के अमाउंट पर बेस करके कोई भी चेंजेस बॉडी में नहीं ला सकते। ये बॉडी के अंदर ब्रीदिंग में तभी चेंजेस ला सकते हैं जब इनको ये पता चले कि भाई आपकी बॉडी में CO2 और हाइड्रोजन आयंस चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपके ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लगता है तो ये कीमो रिसेप्टर्स बड़े ही बेटा वो हो जाते हैं एक्टिवेट। कहते हैं भाई CO2 और हाइड्रोजन आयंस बॉडी में बढ़ चुका है, ब्लड में बढ़ चुका है, मैंने सेंस कर लिया है इसको। और बेटा आप लॉजिकली खुद सोच के देखो ना, जैसे ही आपका CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर ला सको, क्योंकि बॉडी आपको ये सिग्नल दे रहा है कि CO2 और हाइड्रोजन ज्यादा है भाई साहब, ऑक्सीजन लेके आओ। सो ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर। क्या ये खुद से कर सकता है वो चेंजेस? क्या ये खुद से वो चेंजेस कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है। एनसीईआरटी कहती है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयंस भी बेटा इंक्रीज होंगे। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय aortic bodies and carotid bodies. It is detected and then it signals respiratory rhythm center for faster breathing. कितना आसान है देखो ना। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? डिटेक्ट्स change in concentration, change in concentration of CO2 and hydrogen ions in blood. चेंज की जगह ना यहां पे डायरेक्टली लिखो, अरे नहीं चलो, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहां पे लिखेंगे इफ देयर इज इंक्रीज CO2 and hydrogen ions, it will signal RRC. जैसे सिग्नल मिलेगा RRC को ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि क्या ये कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बेटा देखो इनडायरेक्टली तो आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर बेटा CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली कम ही होगा, लेकिन बेटा ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो हम कह सकते हैं ना कि CO2 ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन कम है, तो उसकी भी कम कंसंट्रेशन को इसने डिटेक्ट किया। नहीं, ये सिर्फ सेंसिटिव होते हैं CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए, ऑक्सीजन की कोई बात नहीं कहेगा, ऑक्सीजन की कोई बात नहीं कहेगा। यस एवरीबॉडी, यहां तक कोई समस्या बेटा? थैंक्स वंशिका। हाँ रोहित बेटा कोई रोल नहीं है बेटा, नहीं कोई रोल नहीं है बेटा ऑक्सीजन का। और बेटा सिंपल सा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है यार, एसी को ठंडा कर दिया बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बढ़ा दो। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बेटा, अब आयोटा और कैरोटिड आर्टरी, ये तो बच्चों ने ना इतना सुना हुआ होता, तो बच्चों को पता है कि इसके अंदर ब्लड है
और ब्लड में जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी इन आयंस की या इन केमिकल्स की, उनको ये डिटेक्ट कर लेंगे और नेसेसरी चेंजेस करेंगे, है ना मैम। मैम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो ब्रेन में लोकेटेड है, ब्रेन में दूसरा फ्लूइड होता है, ब्रेन में दूसरा फ्लूइड होता है। आरआरसी क्या होता है? क्या करूं मैं इन बच्चों का, क्या करूं भाई। पढ़ते लिखते हो या टाइम पास करने आते हो? कल की क्लास देखो उठा के। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ब्रेन में, और ब्रेन में फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कि जैसे ये दो कीमो रिसेप्टर्स ब्लड में बेटा जो वक्त और जज्बात बदले, ब्लड में जो CO2 और हाइड्रोजन आयंस बदले, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये दो कीमो रिसेप्टर्स हैं, वैसे ही बेटा ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो CSF ऑटोमेटिकली। बेटा एक बात आपको बताऊं, बॉडी में जितने भी अदर फ्लूइड्स बनते हैं वो ब्लड से ही बनते हैं। आगे आप बॉडी फ्लूइड्स में अगला ही जो चैप्टर है बेटा बेहतरीन जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द, ब्लड के ही फिल्टरेशन से लिम्फ बना, बच्चा पाड़ी, ब्लड के ही फिल्टरेशन से लिम्फ बनता है, ब्लड से ही फिल्टर होके CSF बनता है। तो अगर ब्लड में कोई चीज बेटा ऊपर नीचे हो रही है, ऑटोमेटिकली वो लिम्फ में भी दिखेगी, ऑटोमेटिकली वो CSF में भी दिखेगी, क्योंकि वो बने ही तो ब्लड से हैं। लेकिन मुद्दा ये है बस कि ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये ब्लड में चेंजेस को थोड़ी डिटेक्ट कर रहे हैं, ये जिसके कांटेक्ट में है बेटा ये उसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये जिसके कांटेक्ट में है ये उसी में चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये CSF में चेंजेस को थोड़ी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लड के कांटेक्ट में है तो ये ब्लड में आए हुए चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे। ये बेटा डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन and CO2 is in CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेटा ये वो फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ होता है, इसीलिए इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं बेटा CSF। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा। और बायोलॉजी में हमेशा शब्द को ध्यान से देखिए, चतुर नहीं बनने का है बेटा, ओके, यू आर नॉट चतुर। सो चतुर यू नो ना, 3 इडियट्स वाला, डोंट बी अ चतुर। देखेंगी 5 साल के बाद कौन कितना सक्सेसफुल है, तुम या मैं, वो नहीं बनना है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन के अंदर बेटा फ्लूइड होता है जिसे बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो उसको कौन डिटेक्ट करता है बेटा? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। कौन डिटेक्ट करता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। और सेम बेटा सिग्नल तो इन्हें RRC को ही देना पड़ेगा, सिग्नल तो इन्हें RRC को ही देना पड़ेगा। सिग्नल्स RRC, ब्रीदिंग रेट फास्ट, चेंजेस तो वही कराएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, दैट्स ऑल। NCERT की रीडिंग कर लेते हैं बेटा, फिर 3 डिसऑर्डर्स हैं बहुत छोटे छोटे से, उसको पढ़ते हैं। हाँ जी एवरीबॉडी, यस चलो, क्या हुई, कर लिए कि नहीं? डन 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 कर लो बेटा। पहले NCERT की रीडिंग करेंगे। हाँ 10th में पढ़ा था CSF, लेकिन बेटा 10th ही तो बहुत सारे लोग बेटा पढ़ के आते हैं बट स्किप करके आते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? पहले NCERT से रीड कराऊंगी ताकि आपको ये फील आए कि मैम NCERT की एक एक लाइन हमारी क्लियर हो गई है। अगले चैप्टर से मैं हर लेक्चर में NCERT के साथ साथ में, हो सकता है किसी किसी में ना हो, डिपेंड करेगा कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, NCERT वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगी। उस क्वेश्चन का नाम, उस सीरीज का नाम होगा NCERT कैटलिस्ट। तो दैट इज द नेम, NCERT कैटलिस्ट, क्योंकि ये आपकी बेटा रिएक्शन को स्पीड अप करेगा नीट में सिलेक्शन के। आपको इतना अच्छा लगेगा, तो ये मैंने यकीन में भी स्टार्ट किया, तो ये आपके बैच में भी स्टार्ट करूंगी। दैट सीरीज विल बी NCERT कैटलिस्ट, इन बिटवीन द लाइन्स
एनसीईआरटी की इन बिटवीन द लाइन से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, वो बॉडी फ्लूइड से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लेके आओ बेटा एक बारी, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं प्यारे बालकों। चलो देखते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में एनसीईआरटी ने, हाँ चलो देखें। नाइस नेम, हाँ इट इज अ नाइस नेम, बट बेटा कैटलिस्ट आपको वही वाला बनना है जो रिएक्शन को स्पीड अप करे और उल्टी डायरेक्शन में ना लेके जाए। कैटलिस्ट वो वाला बनना है जो स्पीड अप करके एकदम मेडिकल सीट तक आपको पहुंचाए, ठीक है जी, पॉजिटिव वाला। हाँ, human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues। बोला कि ह्यूमंस के पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने की और मॉडरेट यानी कि चेंजेस करने की रेस्पिरेशन के रिदम को, बढ़ाना है, घटाना है, डीप करना है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की डिमांड क्या है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की डिमांड क्या है। दिस इज डन by the neural system and also by the chemoregulation। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये इन्होंने न्यूरल रेगुलेशन को एक्सप्लेन किया है इसीलिए इन्होंने बेटा न्यूरल लिखा हुआ है, बट कीमोरेगुलेशन भी होता है, वो आगे बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। A specialized center present in the medulla region of the brain। अच्छा सुनो एक बात बेटा, लेकिन एनसीईआरटी कैटलिस्ट भी करेंगे और तपस्या सीरीज भी करेंगे, चाहे हम इन बिटवीन क्वेश्चंस करें, बट तपस्या सीरीज हमें करनी ही करनी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो सीरीज तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बंद कर देंगे, नहीं। अब बेटा पढ़ो, वापस से ध्यान पे आओ, चैट्स करना बंद करो। Specialized center present in the medulla region of the brain called as respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। ये primarily regulate करती है बेटा आपके respiration के rhythm को। फिर बोला है मैम another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the functions of respiratory rhythm center। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है, लेकिन मैम खुद से कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकता। देखो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट जब जब मैम इससे न्यूरल सिग्नल आएगा तो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम हो जाएगी और फिर ब्रीदिंग रेट ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center। very very important line। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप यहाँ पे लिखिए कि इसी को ये कह रहे हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। बोला देयर इज अ कीमो रिसेप्टर लिक्वेटेड बोल रही हूँ, situated adjacent to the rhythm center, इसे बोलते हैं बेटा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। It is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। ये CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। Increase in these substances can activate this which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। जब जब एक्टिवेशन तभी होता है बेटा, जब ये पॉइंट चाहो तो अपने नोट्स में बेटा ऐड कर लो कि ये जो आपके कीमो रिसेप्टर्स है ना बेटा, ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे हुआ, ये एक्टिवेट हुए जब इंक्रीज इन CO2 एंड इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस थे। इंक्रीज इन इनका कंसंट्रेशन ही इनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद सिग्नल तो इन्हें बेटा हमेशा आरआरसी को ही देना पड़ रहा है और आरआरसी ही बेटा नेसेसरी चेंजेस लेके आती है, ठीक है, नेसेसरी चेंजेस लेके आएगी बाय सिग्नलिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can also recognize beta change in CO2 and hydrogen ion concentration and it sends signal to the rhythm center for remedial actions। सिग्नल जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास और वही बेटा नेसेसरी चेंजेस ला रही होती है। एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का रोल सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन ही डिटेक्ट होता है। एनसीईआरटी डन, एनसीईआरटी डन एवरीबॉडी। तो बेटा आई होप बेटा 11वीं में हो, बहुत ज्यादा मस्ती में नहीं चल रहे हो, बाद में बेटा आप अफसोस ना करो कि
क्लास में एनसीईआरटी रीडिंग हो रही थी, काश पढ़ लेता, बहुत टाइम था। हंसते खेलते लक्ष्य बैच में आ जाओगे और हंसते खेलते बेटा नीट आ जाएगा, है ना। चलो, मैं तपस्या की ना बेटा वो वाली फाइल्स भी तुम्हारा ना, अनसॉल्व फाइल्स भी ना तुम्हारे लिए अपलोड करवा दूंगी, तपस्या 1 तपस्या 2, है ना। मैंने लक्ष्य में भी अपलोड करवाई है, तुम्हारे बैच में भी ना जो अनसॉल्व वाली पीडीएफ होगी ना वो अपलोड करवा दूंगी टीम से बात करके, ठीक है। अनसॉल्व वाली क्लास में तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट अनसॉल्व वाली भी मैं अपलोड करवा दूंगी तुम्हारे लिए। लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का बहुत छोटा सा टॉपिक है, होपफुली बेटा 10 मिनट में या 15 मिनट में हो जाना चाहिए। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स, क्या क्या दुख दर्द और समस्याएं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, वो इनके डिसऑर्डर्स में आती है, वो इनके डिसऑर्डर्स में आती है। जैसे कि एक बहुत बेटा, और मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में डिसऑर्डर एक बहुत हॉट टॉपिक होता है आपके नीट एग्जाम के लिए। आप अभी पीवाईक्यू करोगे, आप देखोगे इसके डिसऑर्डर से कई दफा क्वेश्चंस आए हैं। डिसऑर्डर आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे, सर्कुलेशन में पढ़ोगे, लोकोमोशन में पढ़ोगे, बट यहाँ ना इन दो डिसऑर्डर्स जो मैं पहले दो बताऊंगी ना, इससे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक सबसे पहला डिसऑर्डर जो आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद आप लोगों के फैमिली में कोई सफर भी कर रहा होगा, शायद आप में से कई लोग सफर कर रहे होंगे, इसे बोला जाता है, वैसे तो कई लोग इसे बोलेंगे अस्थमा, लेकिन एज़मा इसे बोलते हैं, एज़मा, बट हम नॉर्मली जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसे बोला जाता है अस्थमा। हम नॉर्मली अस्थमा बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एज़मा। अब सुनो, अस्थमा बहुत सारे लोग सफर भी करते हैं, आपको पता है इन जनरल होता क्या है अस्थमा में। अस्थमा में बेटा ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ऑब्वियसली कोई भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर है तो वो ब्रीदिंग में समस्याएं लेके आएगा। आपने कभी किसी फ्रेंड को देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, खुद को देखा होगा। इट्स अ डिसऑर्डर विच इज एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन होता है बेटा, आप एलर्जीज के बारे में पढ़ोगे, कई लोगों की बॉडी ना बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी हाइपर सेंसिटिव होती है, मतलब कि जैसे पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आ गए, डस्ट के कांटेक्ट में आ गए, कोई भी एक ऐसी चीज के कांटेक्ट में आ गए जिससे कि ना आपकी बॉडी बड़ा ही एक वियर्ड रिस्पॉन्स बेटा, अजीब सा रिस्पॉन्स शो करती है। रेडनेस आ गई बॉडी के अंदर बेटा, छींके मारे जा रहे हो बेटा लगातार, आंखों से पानी निकल रहा है बेटा, ये सारी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करती है। कई सारे लोग बड़े ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक। तो अस्थमा यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन से ही होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसने तुम्हारी बॉडी में इस तरीके से रिस्पॉन्स शो किया उसे एलर्जी बोलते हैं, है ना। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से अस्थमा होता है। लेकिन मैम होता क्या है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह में प्रॉब्लम होती है, और एग्जैक्टली यही बेटा एनसीईआरटी में पूछते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग अस्थमा। और आपने बेटा अस्थमा के पेशेंट्स को कभी सांस लेते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा है ना, आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख लेना, आपको ना समझ में आएगा। एक मैं बताऊंगी, अस्थमा के पेशेंट्स ना जब सांस लेते हैं, मैं करके तो नहीं बता सकती, एक ना बेटा आपको ना ऐसा लगेगा कि एक अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे हम सांस लेते हैं ना तो नॉर्मल लग रहा है, पर अस्थमा के पेशेंट्स को देखोगे ना बेटा, मैं भी कर नहीं पाऊंगी, उसे वीजिंग साउंड बोलते हैं। एक ना पीछे से एक साउंड आती है बैकग्राउंड में, वो एबनॉर्मल साउंड आपको अस्थमा के पेशेंट्स में ड्यूरिंग दे ब्रीथ, व्हेन दे ब्रीथ, दिस काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस, इसे वीजिंग साउंड बोलते हैं, इसे वीजिंग साउंड बोलते हैं। अगर किसी ने सुना नहीं है ना, यूट्यूब पे देख लेना, बड़े आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल मैं सबसे पहले लिखना चाहती हूँ बेटा अस्थमा, इट इज द डिसऑर्डर, इट इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन बेटा, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अस्थमा होता है। मैम प्रॉब्लम कहां पे होती है? देखो होता क्या है बेटा, इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज होता क्यों है मैम दिक्कत सांस लेने में? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ
इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी एरिया जो डैमेज हो गया है, डैमेज इन टिश्यू, जिसकी वजह से रेडनेस आती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, एक्सेट्रा बेटा, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि जब भी इसमें से क्वेश्चन आया तो इसी से क्वेश्चन आया कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट में बेटा प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड यार मानसी। इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ बेटा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। बेटा ये सबसे पहली चीज पूछी जाती है, प्रॉब्लम किस जगह पे हुई। प्रॉब्लम होती है आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल में। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की वॉल में ना बेटा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब अगर आप सरल भाषा में देखो तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है मैम एक तरीके से ना उसकी वॉल डैमेज हो गई, उसकी वॉल एक तरीके से मैम डैमेज हो गई, उसकी वॉल एक तरीके से डैमेज कैसे हुई मैम, अगर आप देखोगे ना ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की जो बेटा बनाना है, जो मैं नीचे बना रही हूं वो बनाना है। नॉर्मली अगर आप देखोगे बेटा समझना, ये आपकी समझो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की वॉल ऐसी है, अंदर से इनका डायामीटर ऑब्जर्व करो, अंदर से इनका डायामीटर ऑब्जर्व करो। ये आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को मैंने शो किया हुआ है, जो नॉर्मल ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स है। नॉर्मल ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल की वॉल ऐसी दिखती है बेटा। लेकिन जब अस्थमा होता है पेशेंट के, इसकी जो स्मूथ मसल्स होती है बेटा उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्या रीजन होता है बेटा बता रही हूं, एलर्जी की वजह से हुआ ना बेटा। तो जब आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में बेटा स्मूथ मसल्स होते हैं, उसकी वॉल जब डैमेज होती है ना तो इसका डायमीटर अस्थमा के केस में आप सोचो ऐसा हो जाता है। और आपको देख के समझ में आ रहा है, अगर इसके अंदर का डायमीटर इतना छोटा हो जाएगा बेटा तो एयर कैसे प्रॉपरली पास होगी, एयर प्रॉपरली कैसे पास होगी बेटा। यस, ये अस्थमा के केस में आप देखो इसका डायमीटर कितना नैरो हो गया है बेटा, अंदर इसका डायमीटर कितना नैरो हो गया है। इसकी जो वॉल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और क्यों होता है इसकी वॉल ऐसी नैरो, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा, ये स्मूथ मसल्स में स्पैज्म होता है। स्पैज्म का मतलब समझ रहे हो, लंबे दौरान के लिए ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है। लंबे दौरान के लिए बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की जो स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाती है, जिसे बोलते हैं स्पैज्म। ये भी कई बुक्स में बेटा आप पढ़ोगे, स्पैज्म इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, जिसके कारण इनकी जो वॉल होती है बेटा बिल्कुल छोटी हो गई। देखो एयर का फ्लो ही अच्छे से नहीं हो पाएगा, एयर का फ्लो ही अच्छे से नहीं हो पाएगा, सांस कैसे सही से आएगी बेटा, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है और सांस लेने के दौरान वो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। डायग्राम बिल्कुल बनाओ, और मैं यहां पे लिख रही हूं बेटा स्पैज्म इन द स्मूथ मसल्स, spasm in the smooth muscles of bronchi and bronchioles. What is ma'am spasm? और बेटा ये स्पैज्म हुआ तभी तो इसकी डायमीटर इतनी नैरो हो गई। स्पैज्म क्या होता है मैम, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस। जितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था मसल में उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर रह जाए लंबे समय के लिए, लंबे दरमियान के लिए बेटा, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, यस एवरीबॉडी। इसको बोला जाता है बेटा, यहां पे लिखना, ये सारे सिम्टम्स बेटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल व्हीजिंग साउंड,
ये इसको आइडेंटिफाई करने का बेटा एक तरीका होता है। एबनॉर्मल व्हीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब ऐसे बेटा पेशेंट सांस लेते हैं तो ऐसी व्हीजिंग साउंड आ रही होती है, दिस इज अस्थमा। आप नहीं, ये स्मोकिंग से नहीं होता भाई, स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। बेटा मेरी बात समझना, सिंपल सी बात पूछेंगे, अस्थमा में कौन सा पार्ट डैमेज हुआ? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। क्या हुआ उसमें? इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ मैम? उनकी जो स्मूथ मसल्स होती है वो स्पैज्म करती है। स्पैज्म का मतलब लंबे दरमियान के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड लंबे दौरान के लिए रहेगी तो मैम क्या हो जाएगी? उसकी जो डायमीटर हो जाता है बेटा वो नैरो डाउन हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और जब वो सांस लेते हैं तो एक एबनॉर्मल साउंड आता है बेटा, जिसे बोला जाता है व्हीजिंग साउंड। हमेशा बेटा अस्थमा को कंपेयर करके आपके पेपर में दिया जाता है इस बीमारी के साथ, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा और अस्थमा को हमेशा कंपेयर किया जाता है। अस्थमा और बेटा अस्थमा, अरे भाई कम्युनिकेबल कहां से हो गया अस्थमा? एलर्जी के भाई, और कम्युनिकेबल तो कतई ना है। एम्फाइसीमा और अस्थमा को हमेशा कंपेयर करते हैं बेटा, हमेशा कंपेयर करते हैं। एम्फाइसीमा को बोला जाता है, जैसे ये एलर्जिक है ना बेटा, ये होता है, इट इज अ chronic disorder due to excessive cigarette smoking। लंबे दौरान के लिए, chronic का मतलब होता है लंबे दौरान। क्रॉनिक डिसऑर्डर, लंबे दौरान के लिए बेटा जब कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा होता है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा होता है बेटा बीमारी के बारे में देखो, आप लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट आ गया है, मैं देख पा रही हूं, लेकिन आप उतना ही पढ़िए जितना बेटा, हाँ दृष्टि बेटा, लंबे दौरान, और ये एम्फाइसीमा चलता भी बहुत लंबे टाइम तक है, तभी तो क्रॉनिक बोला है ना। अच्छा सुनो बेटा मेरी बात, अरे भाई कहां से तुम जेनेटिक होता है नहीं होता है, वाई 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 वाई, ठीक है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ कुछ डाउट्स आने भी चाहिए, बट बेटा आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बियॉन्ड मत जाओ कि पेपर में जो आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए मैं खुद ही बताती हूँ बेटा इतनी सारी चीजें, बट इतना बियॉन्ड जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो बेटा लंबे दौरान के लिए क्रॉनिक एम्फाइसीमा, और ये होता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिगरेट स्मोकिंग से बेटा वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सिगरेट स्मोकिंग से आपको पता है कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और ब्रोंकाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सिगरेट स्मोकिंग से होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इससे एक बीमारी जिसे एम्फाइसीमा कहा जाता है, एम्फाइसीमा हो जाएगा। और एम्फाइसीमा में मैम सिगरेट स्मोकिंग से क्या प्रॉब्लम आती है इस इंसान में? इस इंसान में प्रॉब्लम आती है एल्वियोलाई में। कहा जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एल्वियोलर वॉल इज डैमेज्ड। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है मैम। एम्फाइसीमा में स्पेसिफिकली क्या होता है? एम्फाइसीमा में स्पेसिफिकली क्या होता है? एम्फाइसीमा में मैम एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। बच्चे अक्सर बेटा अस्थमा में एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज करवाते हैं, ठीक है। अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, और बेटा एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई की वॉल में डैमेज होता है।
एल्वियोलाई की वॉल में अगर डैमेज हो जाएगा तो मैम क्या हो जाएगा? मैम एल्वियोलाई तो आपकी मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। अगर हमने एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज कर दिया तो मैम क्या होगा? देखो बेटा, पहले ये नॉर्मल एल्वियोलाई की वॉल थी, मैं ना यहाँ नहीं बनाऊंगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊं? आप लोगों ने कर लिया है तो मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊं? जल्दी से बताइए, अगर बेटा जल्दी 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 बताइए, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो क्या हम नेक्स्ट पेज में? यस एवरीबॉडी, जल्दी बताइए। देखो, ये है नॉर्मल एल्वियोलाई, ये है नॉर्मल एल्वियोलाई, और ये है एम्फाइसीमा की एल्वियोलाई। समझना, एम्फाइसीमा मतलब जिसने बहुत ज्यादा एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करी तो एम्फाइसीमा से वो सफर कर रहा है। भाई नॉर्मल एल्वियोलाई की वॉल ऐसी थी, और बेटा ये थी डैमेज्ड एल्वियोलाई, इसकी ये वॉल डैमेज हो गई है। आपने बोला ना एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई है। अब भाई एल्वियोलाई की वॉल डैमेज अगर हो जाएगी बेटा, नॉर्मल में तो हर जगह से एयर का एक्सचेंज हो सकता है, हर जगह से एयर का एक्सचेंज हो सकता है, हर जगह से एयर का एक्सचेंज हो सकता है, बट बेटा जहां वॉल डैमेज हो गई वहां से तो एयर का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। जहां जहां, और सोचो अगर बेटा सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए करते रहे तो कितनी ज्यादा वॉल डैमेज होगी, कितनी ज्यादा वॉल डैमेज होगी, और इतनी ज्यादा अगर वॉल डैमेज हो जाएगी तो बेटा कहां से एयर का एक्सचेंज करोगे? एयर का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। ऐसा लगेगा कि आपकी जो एयर थी ना बेटा वो लंग्स में ही भरी पड़ी है। ये एम्फाइसीमा का केस है, ये एम्फाइसीमा का केस है, और बेटा ये नॉर्मल एल्वियोलाई का केस है। आपने एक्चुअल में जब उसकी वॉल को डैमेज किया तो आपने सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने बेटा सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हर जगह से एक्सचेंज बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाइए। सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया, ऐसा लगता है लंग्स आर स्टिल फिल्ड विद एयर। आपको पता है एम्फाइसीमा वर्ड का मतलब ही होता है फुल ऑफ एयर। सांस लेने के बावजूद आपको लगेगा सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैम लंग्स में ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी हवा है, और फील तो होगा ही क्योंकि आपकी एयर प्रॉपरली एक्सचेंज ही नहीं हो पाई, एयर प्रॉपरली एक्सचेंज ही नहीं हो पाई। वॉल डैमेज्ड, सरफेस एरिया for exchange of gases, for exchange of gases is reduced. Air not properly exchanged, air not properly exchanged। जब एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होगा तो फीलिंग ऑफ फुल ऑफ एयर इन लंग्स, ऐसा लग रहा है कि लंग्स अभी भी एयर से भरी हुई है। और बेटा यही जो फुल ऑफ एयर होता है ना, इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बेटा ट्रीटमेंट्स तो सबके लिए अवेलेबल है, बट आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है? जल्दी करिए, यस एवरीबॉडी। 300 मिलियन है भाई, कुछ नहीं। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये आए हैं बेटा नलायक, एकदम महानलायक। 300 मिलियन है, जब सारे मिलियन खराब हो जाएंगे ना तब समझ में आएगा बड़ा ज्यादा हीरो बन रहा है। 300 मिलियन है, जल्दी 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 कर लीजिए। और लास्ट डिसऑर्डर पढ़ना है बेटा। डन 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 डन। तो बेसिकली बेटा एम्फाइसीमा और अस्थमा, अस्थमा में आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल में बेटा
वो हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, स्पैज्म हुआ स्मूथ मसल्स में, वीजिंग साउंड आ रही थी, उनकी डायमीटर कम हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। वेयर एज बेटा एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे दौरान, एक बार में अचानक से नहीं हुआ कि आज सिगरेट स्मोक किया कल को हो गया, लंबा टाइम लगा बेटा, और लंबे टाइम तक ये चलता भी है, लंबे दौरान बेटा तक टाइम लगा, सिगरेट स्मोक करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, पता ही नहीं चला कि इतना डैमेज कर गए बेटा। क्रॉनिक डिसऑर्डर है और आपके एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई वो साइट होती है जहां से एयर का एक्सचेंज होना होता है, अगर आपने उसका वॉल डैमेज कर दिया तो सरफेस एरिया रिड्यूस कर दिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फुल ऑफ एयर इन द लंग्स, ये वाली फीलिंग आती है। चलो लास्ट बेटा करेंगे और फिर हम करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट डिसऑर्डर नंबर 3, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसके भी बेटा रेस्पिरेटरी, इसके भी नाम से ना आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, इसके नाम से आपको समझ में आएगा ये क्या है। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है या डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर, इसमें ऑक्यूपेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। इंसान का ऑक्यूपेशन क्या है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यार कई लोग ऐसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहां हर दिन वो कितनी ज्यादा पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं। स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज बेटा माइंस में, फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं जहां वो डे टू डे लाइफ में बेटा पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, पोल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, हर दिन कोई ना कोई बेटा वो पोल्यूशन, चाहे कितना भी मास्क लगा लो। वैसे आपको पता है चौक से भी प्रॉब्लम होती है। अगर बेटा आप बोर्ड पे चौक से लिख रहे हो, मतलब पहले तो चौक से लिखते होते थे ना, तो चौक का भी डस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे लोग बेटा जो ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका नाम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो कभी भी बेटा जो ये लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इसकी वजह से इनके लंग्स में ना बेटा अपर पार्ट में लंग्स के फाइबर्स बनने लग जाते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो लंग्स जो आपके यूजुअली स्पॉन्जी होते हैं, आप सांस लेते हो तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं ना, तो लंग्स में स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि लंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें फाइबर्स बनने लगते हैं, और फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स ये टर्म यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली बेटा प्रॉब्लम आती है। ऑफ कोर्स सजेस्ट किया जाता है कि भैया आप मास्क पहन के काम कर लो, भाई जितना भी मास्क पहन के काम कर लो बेटा, पर पॉल्यूटेंट तो फिर भी कांटेक्ट में आ ही जाते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे बेटा वर्कर्स इन कोल फैक्ट्रीज, माइंस, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट बेटा लकड़ी का भी जो लोग काम कर रहे हैं, आप सोचो, है ना, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा come in contact with pollutants in everyday life बेटा, हर दिन, every day, due to such exposure। भाई स्टोन ब्रेकिंग मतलब पत्थर तोड़ना, भाई पत्थर तोड़ना। स्टोन ब्रेकिंग का मतलब पूछ रहे हो तुम, पत्थर तोड़ना, पत्थर में से भी तो डस्ट निकलेगा। एक्सपोजर टू सच पोल्यूटेंट कॉजेस, exposure to such pollutants causes fibrosis in upper part
अपर पार्ट ऑफ लंग्स, अपर पार्ट पे होता है, ये ध्यान रखना। और फाइब्रोसिस का मतलब है बेटा फाइबर फॉर्मेशन, फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है बेटा इन द अपर पार्ट ऑफ लंग्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अलग अलग डस्ट की वजह से अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर डस्ट सिलिकॉन है तो उस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को बोलेंगे सिलिकोसिस। अगर वो किसी और केमिकल की वजह से तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे एस्बेस्टॉस एक केमिकल होता है, पोल्यूटेंट होता है, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो उसको एस्बेस्टोसिस नाम दे देते हैं। तो जैसा पोल्यूटेंट वैसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर बेटा पोल्यूटेंट आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वजह से जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उसे सिलिकोसिस बोलेंगे। अगर बेटा पोल्यूटेंट क्या है, ये मैं 2 एग्जांपल्स देके बता रही हूं। एस्बेस्टॉस है तो जैसा पोल्यूटेंट वैसा डिसऑर्डर का नाम एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस, दैट्स ऑल। आप पढ़ोगे बेटा कहीं कहीं पे, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप कहीं कहीं पे पढ़ोगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को एक और नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अतिरिक्त ज्ञान है बेटा, ऑल्सो नोन एज न्यूमोकोनियासिस। न्यूमोकोनियासिस ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का दूसरा नाम है। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का दूसरा नाम है। बाकी बेटा अलग अलग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अलग अलग पोल्यूटेंट की वजह से जो होते हैं उनका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे सिलिकॉन की वजह से सिलिकोसिस, एस्बेस्टॉस की वजह से एस्बेस्टोसिस। इट्स अ पोल्यूटेंट बेटा, इट्स अ पोल्यूटेंट। जो सिलिकॉन, एस्बेस्टॉस मैंने बताया, दीज आर द पोल्यूटेंट भाई, दीज आर द पोल्यूटेंट। डन 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 डन। और प्रोटेक्शन के लिए बेटा वही मास्क वगैरह पहनो, और या तो बेटा वैसी जगह पे काम मत करो। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बेटा एक थम्स अप दे दो। वी लव यू मैम, वी लव यू टू बेटा जी। अब बारी आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तपस्या सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, और आपको आने वाली है बेटा मौत अगर आपने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई की है तो भाई मजेदार सेशन होगा। दिल वाले बटन पे क्लिक कर दिया जाए अगर आप लोगों को बेटा सारी चीजें समझ में आ गई। और एक बारी हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें प्यारे बच्चों। मुझे लग रहा है बेटा मैं बीमार पड़ने वाली हूं क्योंकि अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। यस, डन 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 डन। लव यू लव यू लव यू। यस, देखो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। यार एक तो गर्म पानी भिजवा देना, वो कहाँ गया, युगल कहाँ गया। और एक ना फैन स्पीड थोड़ा कम कर देना, बस फैन स्पीड थोड़ा कम कर देना। एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा, एनसीईआरटी ने बेटा सिर्फ एक मेहरबानी कर दी है तुम्हें इतना सा बता के, और जब पेपर देंगे बेटा तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस दे देंगे। मेरी ना आंखें भी जल रही है एक्चुअली। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। बेटा एनसीईआरटी को प्रणाम करो, थैंक यू एनसीईआरटी, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन बता दिया, हमें तो सब समझ में आ गया, कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, वीजिंग साउंड, लेकिन बेटा डोंट टेक इट लाइटली, क्वेश्चन यहीं से आता है। आपसे पूछेंगे वीजिंग साउंड किससे रिलेटेड है, आपसे पूछेंगे इन्फ्लेमेशन कहां पे हुआ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, कौन सी प्रॉब्लम है, अस्थमा। ठीक है, फिर बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक बार में बेटा सिगरेट एक पी लिया उससे नहीं होगा, लंबे दौरान के लिए। इन विच बेटा एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। प्रॉब्लम किस में हुई, एल्वियोलाई की वॉल में, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया बेटा। वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग, लॉन्ग एक्सपोजर जब आपका सिगरेट स्मोकिंग से होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बेटा, in certain industry especially involving in beta grinding, stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. इतना डस्ट निकलता है कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है मैम वो उसके साथ में कोप अप नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से मैम लॉन्ग एक्सपोजर, जब लंबे दौरान के लिए मैम एक्सपोजर होता है
give rise to inflammation leading to fibrosis. Fibrosis मतलब proliferation of fibrous tissue, thus causing serious lung damage. Serious lung damage हो जाता है, lungs में upper part में बेटा fibrosis होती है, and workers in such industry should wear protective mask. हाँ जी everyone, आप बेटा मार्क्स देने हैं अपने आप को, तो आप अपने ना नोटबुक में जहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं 2-3 क्वेश्चंस में बेटा आपको क्या करती हूँ ना 2024 2023 के क्वेश्चंस को पोल में कराने की कोशिश करती हूँ, बट उसके बाद बेटा हम फटाफट 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 करेंगे, क्योंकि पोल में अगर मैं कराऊंगी तो बेटा कतई कंप्लीट नहीं हो सकता. कोप अप मतलब अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म और कोप अप का मतलब पूछ रहे हो. चलो मैं बताती हूँ. देखो बोला कि जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में या इस जगहों पे काम करते हैं ये डस्ट से बेटा एक्सपोज्ड होते हैं. आप अच्छा सुनो वर्ड मीनिंग बता दे रही हूँ. अंग्रेजी का मतलब पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे. जब आप डस्ट से बेटा एक्सपोज होते हो, आपकी बॉडी में कोई भी विदेशी चीज आती है तो आपकी इम्यून सिस्टम काम करती है. इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम है. आपकी बॉडी में कोई भी बेटा बीमारी कॉजिंग एजेंट भी आता है तो बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करती है ना. लेकिन जब आपकी बॉडी इतने ज्यादा बेटा एक्सपोजर में रहेगी तो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म उस सिचुएशन को कोप अप यानी उससे फाइट करने के केपेबल नहीं रहती है, उसकी क्षमता नहीं होती है ना. और प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफरेट करने का मतलब बढ़ जाना. डिक्शनरी रखते हो कि नहीं अपने पास, थोड़ा सा रख लिया करो, कभी एक आधा वर्ड छूट जाए तो बेटा प्रोलिफरेट करने का मतलब फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाना, प्रोलिफरेट. जैसे तुम्हारी बेटा कुछ नहीं, ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगी. चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है. चलो अब बेटा अपनी नोटबुक में 1 2 3 4 करके क्वेश्चंस, PYQs में कितने नंबर आए और फिर बेटा आपके अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कितने नंबर आए उसको जरूर बताना, ठीक है. तो हम करने जा रहे हैं बेटा तपस्या की शुरुआत. सबसे पहले तपस्या में PYQs और फिर बेटा हम करेंगे अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस. आर यू गाइस रेडी? यस एवरीवन. बहुत शानदार. साल 2024 यानी कि इस साल आया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पोल में कराया जाए. चलिए जी शुरू करते हैं. यस एवरीबॉडी. 30 सेकंड का टाइमर आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है. आप लोग इसे करिए. अगर आपके पास पोल नहीं भी आता है तो आप बेटा बिना पोल के नॉर्मल कमेंट्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल कमेंट में आंसर दे देना, लोड मत लेना, ठीक है. चलो लेकिन अपने आप को मार्क्स जरूर देते रहना. और बस ये एक बार एनालिसिस करना बेटा कि कहाँ से पेपर आता है, NCERT से या बेटा देश विदेश, चाइना, जापान, कोरिया से पेपर तो नहीं बन के आता है आपके लिए, ठीक है. देख लेना. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई. अभी अभी पढ़ा है, ताजा ताजा है बेटा, अभी ताजा ताजा पढ़ा है. कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए एल्वियोलाई में. पोल स्टॉप कर दिया है. लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई नहीं, जहां लो CO2 होगा वहां H+ भी लो होगा. लो PCO2, हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर. हाई PO2 एंड हाई PCO2 नहीं बेटा, लो PCO2. हाई PO2 लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही बेटा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देखें 77% आए हैं बेटा, 100% आना चाहिए था. 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए था. जब तक बेटा ये 90+ नहीं जाएगा तब तक आपके परफॉर्मेंस को मैं ठीक ठाक नहीं मानूंगी. 90% अबव भी बेटा ठीक ठाक ही होगा. ईयर 2024 का ही दूसरा सवाल. आई होप बेटा आपको ज्यादा समस्या नहीं आई होगी, आसान ही था, ठीक है. चलिए करते हैं बेटा दूसरा सवाल. चलिए करते हैं दूसरा सवाल. मैच द फॉलोइंग ईयर 2024 का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. अपने आप को मार्क्स भी देना बेटा, अपने आप को मार्क्स भी देना. बार बार बेटा वही वाली बात घुमा फिरा के पोल नॉट वर्किंग. भाई तुम कमेंट में आंसर दो ना यार, टीचर को परेशान क्यों करना. चलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इससे सरल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज में से क्वेश्चन आ भी नहीं सकता था. बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान. और मैंने आपसे कहा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके नीट के लिए. जल्दी जल्दी मैच द फॉलोइंग करो. ये भी बेटा
इसी साल का क्वेश्चन है। स्टॉप पोल, पोल स्टॉप्ड। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज बेटा टोटल आप कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, जल्दी जल्दी, एक्सपायरेटरी के बाद टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपकी टोटल एक्सपायर करने की कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। आपने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल इनहेल करने के बाद आप टोटल कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बच जाती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। बी का हो गया 4, ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन हो गया 3। वाइटल कैपेसिटी हो गया बेटा यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया बेटा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन सी। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी कोई दुखदर समस्या है। ये कैसी गंदी परफॉर्मेंस है भाई, कई लोग ए आंसर मार्क कर रहे हैं, कई लोग डी आंसर मार्क कर रहे हैं, क्या है भाई इसमें, क्यों कंफ्यूजन हुई तुम्हें भाई, इसमें क्या गड़बड़ करके बैठे हो भाई, इतना सही था बेटा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो, फिर मैं बता दूंगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है तुम्हारी टोटल एक्सहेल करने की कितनी कैपेसिटी है जब तुमने नॉर्मल इनहेल किया है। नॉर्मल इनहेल करने के बाद कितना एक्सहेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहती है आपने नॉर्मल एक्सहेल किया था, अब आप बेटा टोटल कितना इनहेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। पोल नॉट वर्किंग, अच्छा जब पोल वर्क कर रहा है तो तुम ऐसे आंसर दे रहे हो, जितने के पास बेटा पोल गया है उन्होंने ही आंसर दिया है ना। ऑप्शन तुम्हारे हाथ से छू के निकल गया है क्या, कैसी बातें कर रहे हो। पोल नॉट वर्किंग, बहानेबाज। जिसके पास पोल नहीं गया कमेंट में आंसर दो बेटा। 2023 टाइम इज टू लो बेटा, 20 सेकंड में बायो का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आपको तो 30 सेकंड मिल रहे हैं, आपको सच्चाई बता रही हूं। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। हार्डली 20 सेकेंड, बायो के क्वेश्चन देखते ही टिक मार्क होने चाहिए, अनटिल एंड अनलेस इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हो। इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे होंगे तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चलो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, दो तरीके से डिफाइन की थी। वाइटल कैपेसिटी कहती है आप टोटल कितना एयर एक्सहेल कर सकते हो, बट शर्त यह है कि जब आपने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है, मैक्सिमम इनहेल कर लिया है तो टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो बेटा। एक तो जो मैक्सिमम इनहेल किया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसे करोगे, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब तो पोल आया होगा टाइम पे, स्टॉप पोल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या बकवास है बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 शो रिजल्ट। अभी भी परफॉर्मेंस अपनी देखो 68%, वेरी बैड। ये डी आंसर किसने दिया है, रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दिया तो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगा ना। एनसीईआरटी का पेपर आया हुआ है फिर भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन करो बेटा, सेकंड क्वेश्चन करो, इसके बाद पोल नहीं कराऊंगी। ये 2023 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बेटा पोल नहीं कराऊंगी। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। कशिश बेटा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना बेटा, गलती से गलत, गलती से तो गलत होता है, कोई बेटा वैसे गलत थोड़ी करता है। सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर आप बेटा पोल का टाइम खत्म हो जाए कोई बात नहीं, आप बेटा नॉर्मल पोल का टाइम अगर खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं, क्या मैं 45 सेकंड कर सकती हूँ, नहीं। आप बेटा नॉर्मल आंसर दो, कमेंट में आंसर दो, आंसर अच्छे से दो, बस ये मुद्दा होना चाहिए बेटा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस लेके आते हो, ठीक है। यार बहुत ठंड हो रहा है भाई, थोड़ा बढ़ा दो, सर को बोल देना भाई। हाँ सबसे पहले है बेटा डी, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इससे ज्यादा आसान बेटा तुमको कौन दे सकता था बताओ। चलो 70 तक तो पहुंचे बेटा कछुए की चाल में रोते रोते। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा जहां आपने सांस लिया,
फिर बेटा डिफ्यूजन होती है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ए हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप है। फिर बेटा डिफ्यूजन होने के बाद गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर बेटा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, जहां एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और फिर होगा बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय सेल्स। ठीक है, यस एवरीवन, यस एवरीवन, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? चलो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अब बेटा फटाफट से सिर्फ कमेंट्स में आंसर देते जाना, अब पोल्स नहीं कराएंगे। अब बिल्कुल कमेंट में तैयार हो जाओ आंसर बेटा, फटाफट 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 करेंगे। यस 2022 का सवाल अंडर मेहनत भी नहीं की है क्वेश्चन बनाने में, मेहनत भी नहीं कही है, कहा है सीधे दे देते हैं, सीधे। ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन in human being every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissues। मेहनत भी नहीं की है, 5 ml। ये स्पीड होनी चाहिए चैट की, ये स्पीड होनी चाहिए बेटा चैट की, फटाफट आंसर देना है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ, नॉट को अंडरलाइन करो ताकि कभी भूलो ना, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बेटा स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोवाइड साइट फॉर डिफ्यूजन, क्लियर द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, एयर इज ह्यूमिडिफाइड, टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर। पूरा एक एक लाइन आपके नोट्स में छपा हुआ है, एक एक लाइन आपके नोट्स में से आई हुई है। बोला ना मेरे नोट्स के बाहर बेटा एक क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बता देना, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। साइट फॉर डिफ्यूजन ये नहीं प्रोवाइड करता बेटा, साइट ऑफ डिफ्यूजन एल्वियोलाई यानी कि एक्सचेंज जोन प्रोवाइड करता है। कितना सरल। और क्या चाहिए बेटा? ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, मैं तो चाहूं नंबर तुम्हारे, एक कॉलेज एक मेडिकल, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट तुम्हारी। चलो, द पार्शियल प्रेशर 2021 का क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर पूछा है वह एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40। 104 और 40, ऑप्शन 1 +4 दे दूं। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। PYQ क्यों करवाती हो मैम? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है आपकी आंखों के सामने। जो सवाल 2021 में आया है वैसा ही सवाल 2024 में आया है। फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई, सेम टू सेम, इसीलिए PYQs करने की इंपॉर्टेंस होती है। तो मैम ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने वाले फैक्टर्स कौन से? हाई PO2, लो PCO2, लो हाइड्रोजन आयन, लो टेम्परेचर। ऑप्शन में भी बेटा पहला ही दे दिया है, ऑप्शन में भी पहला दे दिया है, +4। 2020 टोटल लंग कैपेसिटी पूछी हुई है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी को मैंने क्या बोला था बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी को कहा था कि भैया तुमने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है, अब बताओ तुम्हारी लंग्स में कितनी सांस, कितनी हवा है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहती ही रहती है, अब तुमने, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहती ही रहती है, और तुमने बेटा दम लगा के बेटा एयर को ले भी लिया है। टाइडल वॉल्यूम और बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तुम्हारे बेटा टोटल लंग कैपेसिटी है। रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो सकती है टीवी प्लस IRV, फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम ERV प्लस इंस्पायरेटरी गलत हो गया, RV ERV VC गलत हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम ERV TV RV, ऑप्शन 4 +4। 2020 का अगला सवाल, 2020 का अगला सवाल। बहुत तेजी से चैट्स तुम्हारे भाग रहे हैं बेटा, ऐसी ही जबरदस्त पार्टिसिपेशन करो और दिल वाले बटन पे क्लिक करो, मजा आ रहा है तो। हाँ नहीं तो मजा क्या आ रहा है बेटा, गलत नहीं करना है बस। ये भी बेटा 2020 का ही सवाल है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये लोग इतना प्यार करते हैं बेटा, नीट में कितना कितना सवाल दिया हुआ है ना। चलो, बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। लो PCO2 इन एल्वियोलाई
फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात तो सही है मैम, एल्वियोलाई में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, सही बात है मैम। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बात भी आपने बताई थी, दोनों के बीच में प्यार होगा या नहीं, ये तो मैम दोनों पहले डिसाइड करेंगे ना, बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ मैम, दूसरे लोग मैम हमारे बीच के प्यार को डैमेज कर सकते हैं, बट हमारा प्यार अटूट है बच्चों, हमारा प्यार अटूट है ना, इंटरफेयर कर सकती है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में, पहली बात तो हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में होती है, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ होती है एल्वियोलाई में भाई? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, और CO2 कम होगा तो हाइड्रोजन आयंस भी कम होंगे ना भाई। हाई हाइड्रोजन आयंस होते ही नहीं है, लो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो कि बेटा फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें मिल गया +4। ठीक है, 2020 का अगला सवाल बेटा, 2020 का अगला सवाल, 2020 का लास्ट सवाल, 2020 का लास्ट सवाल बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन करने में बेटा कौन कौन से बेटा चीजें हो रही होती है? तो मैम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है क्या? बिल्कुल होता है मैम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल होता है मैम। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है क्या मैम? बेटा जब आप इनहेल करते हो, आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, चाहे डॉर्सोवेंट्रली चाहे एंटीरियो पोस्टीरियरली। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई बेटा। पल्मोनरी वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज होती है, प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओनली A and B आर करेक्ट बेटा, ऑप्शन 2, ओनली A and B आर करेक्ट। इंट्रा पल्मोनरी देखो ना यार, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, सही है ये? कोई दुखदार समस्या तो नहीं बेटा? था एक लाइक बटन दबा देना, एक लाइक बटन दबा देना। ठीक है, उल्टा लिखा है इन्होंने, वॉल्यूम को इंक्रीज करना था, प्रेशर को डिक्रीज करना था। चलो 2019 बेटा, मैंने 6 साल के क्वेश्चंस करा दिए PYQs, इतने काफी हैं। बोला है ड्यू टू द इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब इन्होंने एस्थमा की बात की है, अस्थमा की बात की है, तो बोला वीजिंग होता है। वीजिंग किस वजह से होता है? सीधा सीधा दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की वजह से हो रहा है बेटा, शानदार, सिंपल सी बात है मैम, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं बेटा। मैं बोलती हूँ ना, बायोलॉजी आपका ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत टाइम सेव करेगी। आप जितना जल्दी बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी आती तो बहुत सारे लोगों को, आपको जल्दी फटाक से देख के इतने अच्छे तरीके से पढ़ा होना चाहिए, क्लास में इतने अच्छी तरीके से आपने याद किया होना चाहिए कि देखते ही आंसर क्लिक करो और टाइम बचाओ बेटा। लास्ट PYQ, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बोला है कि भैया टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज बेटा 500 and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if residual volume is 1200 ml? बेटा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ है, इनको पता नहीं आप ऑलरेडी हो, ठीक है। इन्होंने बकवास बेटा ये लाइन दी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दी हुई है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछी है। EC का मतलब होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यानी कि बेटा 1000 प्लस 1500, 1000 प्लस 1500, 1000 प्लस 1500 नहीं, 1000 प्लस 500, है ना। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। डन डन आर डन, PYQs हो गए सब लोगों के। अरे +5 दे रही हूं मैं खुशी में अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब बेटा फटाफट से, MCQs, MCQs फटाफट से MCQs। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज, देखते ही आंसर पता होना चाहिए, स्किन से रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग से रेस्पिरेशन बेटा कमेंट में लास्ट में आंसर बताना, कमेंट्स में लास्ट में आंसर बताना, ठीक है, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगी, लेक्चर अपलोड हो जाएगा तब। +4 आगे बेटा, जल्दी जल्दी देखते ही आंसर।
Which of the following is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between the blood and atmospheric air? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट कौन बनाता है मैम? एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट बनाता है एक्सचेंज पार्ट, तभी तो उसको एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते भी हैं। बहुत शानदार। चलो बेटा इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। एपीग्लॉटिस हेल्प्स टू, एपीग्लॉटिस क्या कर रहा होता है बेटा? एपीग्लॉटिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड, epiglottis reduces the friction along the lung surface, epiglottis prevent the entry of food into the larynx, all of these। बेटा साउंड प्रोडक्शन एपीग्लॉटिस नहीं कर रहा है बेटा, रिड्यूस फ्रिक्शन भी नहीं कर रहा है, वो तो मैम वो कर रही होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। बट यस मैम, लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज होता है एपीग्लॉटिस, और वो लैरिंग्स को ऊपर कवरिंग बना देता है जब जब फूड को सैलो करते हैं, ताकि फूड की एंट्री विंड पाइप में ना हो। यस, ये डेफिनेटली इसका काम है। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस? बेटा मैं साइड में ही हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बेटा वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो? डॉर्सोवेंट्रल याद रखना, डॉर्सोवेंट्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ही बेटा डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होगी, हाँ या ना? अगला सवाल बेटा, थोरैसिक चेम्बर इंक्रीज इन वॉल्यूम करना था, डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं करना था नलायकों। इंक्रीज इन वॉल्यूम तो तब होगा ना जब रिब्स और स्टर्नम बाहर जाएंगे। रिब्स और स्टर्नम बाहर जाएंगे किसकी मदद से? जब आप बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। द थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय एक्स एंड वेंट्रली बाय वाई। व्हाट डू एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट हियर? थोरैसिक चेम्बर डॉर्सल साइड से एक्स बना रहा है, वेंट्रल साइड से वाई बना रहा है। वेंट्रल साइड से जो वाई बना रहा है वो है आपका स्टर्नम, और डॉर्सल साइड से जो बेटा एक्स बना रहा है वो होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्स है आपका वर्टिब्रल कॉलम जो डॉर्सल साइड पे है, वाई है आपका स्टर्नम जो वेंट्रल साइड पे है, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बेटा वही वाला ऑलमोस्ट पीवाईक्यू जैसा ही क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर भी पाओगे। अरेंज द स्टेप्स इन ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज करना है बेटा रेस्पिरेशन के स्टेप्स को, अरेंज करना है बेटा रेस्पिरेशन के स्टेप्स को। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाद में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन ये सबसे पहले आएगा, 3 हो जाएगा सबसे पहले, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा बेटा 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस 2। फिर बेटा डिफ्यूजन होगी ब्लड और टिश्यू के बीच में, फिर आएगा 1, और फिर यूटिलाइजेशन होगा बेटा, फिर आएगा 4। ऑप्शन 3 इज योर आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई एक्स। एक्स ह्यूमिडिफाइज द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एक्स क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो एक्स क्या है? एक्स बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है एयर को, और बेटा एक्स जो होता है वो एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, तो एक्स होता है कंडक्टिंग पार्ट। बाकी ये तो एक्सचेंज पार्ट है जिसकी मदद से एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, कंप्लीट द एनालॉगी। अगर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक लाइनिंग को बेटा टच कर रही है तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसको टच कर रही होगी? बेटा आपके पास 2 प्लूरा होती है ना, आउटर प्लूरा पैराइटल प्लूरा, इनर प्लूरा विसरल प्लूरा। तो अगर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक लाइनिंग को टच करती है तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं वो किसको टच कर रही होगी? लंग सरफेस। सिंपल सी बात है। अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम? बिल्कुल सीधा सवाल, नो बकवास। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम्स के हम स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। स्पायरोमीटर की मदद से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज को बेटा मेजर किया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया।
स्पाइरोमीटर कैन एक्सेस ऑल द लंग वॉल्यूम एक्सेप्ट, ये भी बहुत सीधा सवाल है, आपको क्लास में बताया था। रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो आपकी लंग्स में रह जाती है, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी कुछ तो एयर रह जाएगा लंग्स में, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, स्पाइरोमीटर से सिर्फ जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उसे मेजर कर सकते हो, और ऐसी कोई भी कैपेसिटी बेटा जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आती है उसको भी आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर पा रहे हो। चलिए अगला सवाल, इन alveoli which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin, ये तीसरी दफा बेटा आप कर रहे हो, अब आपको ये चीज रट जानी चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनने के लिए टिक मार्क, हाई PO2, लेस हाइड्रोजन आयन, लो PCO2, लो टेम्परेचर, लो pH नहीं होगा बेटा, pH हाई होगा। pH हाई क्यों होगा? क्योंकि मैम अगर हाइड्रोजन आयंस कम है तो pH ज्यादा होती है, अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो एसिडिक कंडीशन है तो pH लो होता है। तो 5 को छोड़ के बाकी सारे होंगे बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है ना, अपने आप को बहुत तेजी से मारो, जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी लगाया अपने आप को बहुत तेजी से मारो, ऑल ऑफ द अबव, बिना देखे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, The volume of air remaining in the lung even after a normal expiration is called, जब आप बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लेते हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में जो वॉल्यूम लेफ्ट रहती है उसे क्या बोलते हैं? सुनो गौर से, सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी एयर रह जाता है आपके लंग्स में, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जब दम लगा के एयर को बाहर किया। लेकिन इसमें पूछा है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स में रह जाती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर से किया ना, जल्दी से अपने आप को ना जोर से लगाया करो, और मम्मियां अगर साइड में बैठी है, पापा बैठे हैं, तो बच्चे के लगाओ, एक जोर से लगाओ, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत करता है बच्चा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसने भी बी मार्क किया ना, लगाओ एक जोर से। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद FRC रहती है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल्स। इनहेलेशन जब आप कर रहे होते हो नॉर्मल इनहेलेशन, तो उसको कौन सी मसल्स का यूज करके बेटा आप कर रहे होते हो? नॉर्मल इनहेलेशन में डायफ्राम को यूज करते हो, इंटरकोस्टल मसल्स को भी यूज करते हो, इसको नहीं कर रहे हो तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, इसकी मदद से बेटा आप क्या कर रहे होते हो? नॉर्मल इनहेलेशन। एब्डोमिनल मसल्स फोर्सफुल ब्रीदिंग में यूज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाइयर इन, CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ हाइयर होता है? तो हाईएस्ट होता है, बेसिकली ये पूछ रहे होंगे इनमें से कहाँ सबसे ज्यादा होता है। एल्वियोलाई में CO2 होता है बेटा 40, टिश्यू में होता है 45, एटमॉस्फेयर में होता है 0.3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है बेटा? 40। तो हाईएस्ट होती है टिश्यूज में 104 and 40 ना। हाँ हाँ जी, कोई दुखदार समस्या तो नहीं? ऑप्शन बी। चलिए, विच एंजाइम कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड इन रेड ब्लड सेल? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कैटलेज, अमाइलेज, लाइपेज। बेटा आंख बंद करके भी ये क्वेश्चन आंसर दोगे तो एकदम सही होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम, प्लाज्मा में भी होता है, बस कम क्वांटिटी में होता है, आरबीसी के अंदर होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सिस्टमिक आर्टरी? सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी जो टिश्यू के पास ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है? ऑक्सीजन 95 और CO2 कितना होता है बेटा? 40। CO2 होता है 40, तो कितना हो जाएगा? 95 mmHg, 95 mmHg। चलिए, in human the total thickness of diffusion membrane is less than a millimeter, much less than a millimeter होता है 0.2 mm। सीधा सवाल एनसीईआरटी का। ये सवाल रखने का मतलब ये है कि आपका एक एक बेटा एनसीईआरटी का लाइन कवर हो, एक एक टॉपिक कवर हो, कोई भी डेटा आसान हो या डिफिकल्ट, सब कुछ आपकी नजरों से एक बारी घूम जाए ताकि आप पेपर में गलती ना करो। द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली। पहली बात तो टोटल लंग कैपेसिटी होती क्या है? आपने मैक्सिमम ब्रीदिंग कर ली, उसके बाद आपको कितना वैल्यू दिख रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम
इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन लगेगा। इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। ईआरवी होता है बेटा अप्रोक्सीमेट 1000 से 1100, टाइडल, अरे यार 11,000 हो गया, 1100। टाइडल वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेटली 500। आईआरवी होता है बेटा 2500 से अप्रोक्सीमेटली 3000। और बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है आपका 1100 से 1200। तो आप ऐड कर लो भाई, 1100 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 1000। ओ भाई बहुत कैलकुलेशन हो गई बेटा, 5 5 10 11, 2 3 4 5। मैंने गलत किया है क्या? 5 5 10 11, 5100 आ रही है भाई। हाँ चलो 5100 आ रही है ना। 5100 किसके बीच में आ रहा है बेटा? 5100 किसके बीच में आ रहा है? 5100 इसके बीच में आ रहा है, यही वैल्यू होगी ऑप्शन 4। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी बाकी ऑप्शन देख के। इसे कहते हैं बेवकूफ के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। मेरे जैसे बेवकूफी मत करना। एक बात सुनो मेरी जैसी बेवकूफी मत करना। आपको ये देख के पता नहीं चल रहा है कि ये कभी भी टोटल लंग कैपेसिटी हो ही नहीं सकती है। मैं चली बेटा मैथमेटिक्स करने, ज्यादा मैथमेटिशियन बनने चली गई थी मैं, जरूरत ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, ऐसे बेटा स्टुपिडिटी आपको नहीं करनी है। चलो अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी वैल्यू होगी बेटा? वाइटल कैपेसिटी यानी कि डी, फिर होगी बेटा इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम यानी 2500 से 3000, 2500 से 3000 यानी कि फिर आएगा आपका सी, है ना, फिर आएगा आपका बी, और सबसे कम होता है आपका टाइडल वॉल्यूम 500। ठीक है, ऑप्शन ए ये है 500। अभी छुट्टी नहीं होगी, अभी थोड़ी देर और 10 मिनट पढ़ाऊंगी मैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको छुट्टी लेनी है टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपने क्लास की शोभा बढ़ाई, आप जा सकते हैं। ये हो गया बेटा 1100 से 1200। इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम होता है बेटा 2500 से 3000, और ये तो सबसे ज्यादा होता है। तो आई डोंट थिंक कि बेटा इसमें किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या आ रही होगी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज अबाउट डैश टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। कितने टाइम ज्यादा होता है? 20 से 25 टाइम, 20 से 25 टाइम ज्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा, एक्स आइडेंटिफाई करना है। एक्स बेटा येलो वाली मेम्ब्रेन को लेबल किया हुआ है। एक्स येलो वाली मेम्ब्रेन को लेबल किया हुआ है। देखो बेटा, इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन ही लेबल की हुई है ना। अरे भाई इन्होंने ऊपर दिखा भी दिया, इन्होंने हद, इसको छुपाना था ना। इट ब्रिंग्स प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नहीं। इट ब्रिंग द इनहेल्ड एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, नहीं। इट क्लियर द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, नहीं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अलोंग द लंग सरफेस। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एट टिश्यू। ये थोड़ा सा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अलग है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहे हैं टिश्यू में, ये वो सारे फैक्टर्स होंगे बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कराते हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, टेम्परेचर ज्यादा। ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल बेटा, द फिगर शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो द पार्ट PQRS इज करेक्टली आइडेंटिफाइड विद इट्स फंक्शन। सबसे पहले P है, एल्वियोलाई दिखाया हुआ है। Q RBC दिखाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 नहीं करता, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है मेनली। R है आर्टीरियल कैपिलरी, पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यू, कतई नहीं बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी बेटा लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है ब्लड, ऑक्सीजन नहीं देती है टिश्यू को। P है एल्वियोलर कैविटी, द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बेटा। अगला क्वेश्चन, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, inspiration during which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. The diagram below shows the mechanism of inspiration. Identify X and Y. बेटा ये एक इनहेलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। वाई डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डायाफ्राम नीचे जाने का मतलब होता है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहां एक्स दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर क्या होगी? इंक्रीज।
वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज होगी, x वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज, x वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर डिक्रीज, x वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज, y डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? क्या आपको ये वाली बात बेटा समझ में आई? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? आपको x बताया हुआ है कि बताओ, पहले तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम इनहेलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सहेलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एरो डायफ्राम का नीचे की तरफ लगाया हुआ है, इसका मतलब है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इनहेलेशन दिखाया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर हमेशा इंक्रीज होता है इनहेलेशन के वक्त में, और बेटा डायफ्राम को दिखाया हुआ है वाई, यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आई ये वाली बात आप सभी को? यस, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अरे सेम है क्या? ये भी सेम हो गया क्या? सेम हो गया। अरे भाई दोनों आंसर सही है, चलो चलो दोनों आंसर सही है, बोनस हो गया, बोनस हो गया। चलो 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 अगला क्वेश्चन। बिसाइड्स आरबीसी ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन इन द सोल्यूशन, द परसेंटेज इज। ब्लड प्लाज्मा में बेटा कितना ऑक्सीजन होता है? ब्लड प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन होता है, रेस्ट बेटा 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स, बेटा कितने टाइम्स बेटा हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करता है? 12 से 16 टाइम्स बेटा पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट। यार 5 मिनट और लूंगी यार। अस्थमा causes wheezing sound, emphysema is a chronic disorder, one of the major causes of emphysema is cigarette smoking, bronchioles are damaged in emphysema। ब्रोंकियोल्स आर डैमेज्ड इन एम्फाइसीमा गलत है, मेजर कॉजेज एम्फाइसीमा का सिगरेट स्मोकिंग है, एम्फाइसीमा क्रॉनिक है, यस। एज्मा से वीजिंग साउंड आता है, यस। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 दे आर द करेक्ट, करेक्ट ही पूछा था ना, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। अगला सवाल बेटा, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पूछना बताना है, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको ऑप्शन चूज करना है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, यस। जब इससे सिग्नल आता है तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम होती है, बिल्कुल सही बात है मैम। A chemosensitive area is less sensitive to CO2 and hydrogen ions, false. It is highly sensitive for beta CO2 and hydrogen ions. Receptors associated with aortic arc and carotid artery can also recognize change in CO2 and hydrogen ion concentration, बिल्कुल सही मैम। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. Significant नहीं बेटा, insignificant होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला करें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स बेटा इनकरेक्ट हैं? कौन कौन से स्टेटमेंट्स बेटा इनकरेक्ट हैं? CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, ये तो सही है मैम। आरबीसी कंटेन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, गलत है मैम। आरबीसी के पास तो बल्कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। एट एल्वियोलर साइट HCO3 एंड H+ आर फॉर्म्ड, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एल्वियोलाई वाली साइट पे कभी भी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते, बल्कि ये बनते हैं आपके टिश्यू वाले साइट पे। एल्वियोलाई पे तो बेटा वापस से CO2 का फॉर्मेशन होता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml, फॉल्स। कितने इनकरेक्ट है बेटा? 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड द बेसमेंट सब्सटेंस अलोन, गलत। 3 चीजों का बनता है, एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड बेसमेंट। द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, ट्रू। The solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than oxygen, true. The amount of oxygen that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to CO2. नहीं बेटा, CO2 का डिफ्यूजन जो होता है पर यूनिट डिफरेंस वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये हो गया फॉल्स। Solubility of gases is an important factor that can affect the rate of diffusion, बिल्कुल सही। तो ट्रू कौन कौन से हुए बेटा? 2,
3 and 5 are true, 2, 3, 5 and true, and 1 and 4 are false. ठीक है? Yes everyone. Which of the following statements are incorrect? अरे भाई ये, हाँ चलो एक काम करते हैं बेटा, अभी कुछ क्वेश्चंस आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चंस बच गए हैं, इसको हम अगली क्लास में कर लेते हैं. ठीक है? आपकी भी बेटा अगली क्लास है, आई थिंक बेटा अराउंड 15 क्वेश्चंस बचे हैं, इसे हम अगली क्लास में करेंगे. आप ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जो बेटा रिमेनिंग 10-15 क्वेश्चंस है ना वो हम अगली क्लास में करेंगे. कुछ मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन है. तो अगली क्लास में फर्स्ट 15 मिनट्स इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आपको भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ. ये लास्ट एक बारी कर लीजिए क्वेश्चन. Inspiration can occur if there is a negative pressure in lungs with respect to atmospheric pressure. Yes, inspiration तभी होती है बेटा जब अंदर का प्रेशर कम होता है. नेगेटिव प्रेशर मतलब अंदर कम प्रेशर है. ठीक है? Inspiration is initiated by relaxation of diaphragm. नहीं बेटा, contraction of diaphragm. Contraction of external intercostal muscles lift the ribs. बिल्कुल सही. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिब्स लिफ्ट अप होती है, बाहर की तरफ जाती है. ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 2 to 6 टाइम्स. गलत, इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, इनकरेक्ट. 2 इनकरेक्ट है और 4 इनकरेक्ट है. ऑप्शन 3 इनकरेक्ट पूछा हुआ है ये. ठीक है? तो मैंने बेटा अब ना रहने दो, इसे नहीं कराऊंगी, इतने ही आज रहने देती हूँ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा वो कैसे रहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25. अभी भी 25 क्वेश्चंस बचे हैं बेटा. तो 25 क्वेश्चंस अब हम अगले क्लास में करेंगे. ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने जितना सॉल्व किया, अब अगली क्लास में ना बेटा बहुत सारे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो लास्ट 25 क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. जब बेटा वो वाली प्रैक्टिस हो जाएगी ना तभी मैं इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवाऊंगी, ताकि आप चीटिंग ना कर लो और क्लास में मेरे साथ में सॉल्व कर पाओ. ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रहा लेक्चर. हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में. मैं यस आप लोगों को 2 गाना फटाफट से सुना दूं. इससे पहले युगल कितने बजे क्लास है? 3 मिनट, 6 बजे से क्लास है बेटा. यार यहाँ पे 6 बजे से क्लास है, तो मैं जल्दी से एक लाइन सुना देती हूँ, वरना तुम कहोगे इतना पढ़ने के बाद मैंने सुनाया नहीं. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब. थैंक यू सो मच. बाय बाय बेटा. अगली क्लास है यहाँ पे, हम मिलेंगे अगली कक्षा में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. यार इतनी बैक टू बैक